शो। थैंक यू। बहुत अ, शुक्रिया। शुरू से शुरू करते हैं यार भाई। लोगों ने शायद आपको देखा नहीं है कहीं पे, कहीं हो सकता है कुछ सुना हो या आपके किसी काम से इत्तेफाक रखते हो। जी। बट कौन है आप? सबसे पहले तो ये बताइए हमारे देखने वालों को। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले लोगों के सामने पेश करें कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इतना मौका दिया मुझे कि मैं आपसे रूबरू होकर चंद लम्हे आपसे बात कर सकूँ, गुफ्तगू कर सकूँ। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही छोटा सा शायर हूँ, जो आजकल एज ए लिरिसिस्ट भी जाना जा रहा हूँ। मेरा नाम अयाज़ गोरखपुरी है और मैं जनाब ज़फ़र गोरखपुरी साहब का फ़र्जंद हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक बड़े अदबी घराने से है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उस घर में जन्म लिया। गोरखपुर का नाम जहाँ से बड़े अदबा, बड़े शोरा, बड़ा खानवादा, चिराग गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी, मेहदी आफाकी, ज़फ़र गोरखपुरी और भी बड़े नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें मेरे लिए बड़ी बाइसे फ़ख्र तो है ही। ये है कि मैं उस खानवादे में जन्म लिया जहाँ पर मैं सोच भी नहीं सकता था और आप लोगों का प्यार है जो आज मैं आप लोगों के सामने ओके। जी। यस भाई, बहुत सारे ऐसे पोएट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे गीतकार आते हैं, बहुत सारे ऐसे लिरिसिस्ट आते हैं जो जिन्हें इंडस्ट्री में भले ही उन्होंने बहुत बेहतर काम किया हो, अच्छा काम किया हो, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है। दो दे मे बी द बेस्ट, जी। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाता। ऑफ कोर्स देयर आर वेरी गुड, इंडियन सिनेमा इज नोन फॉर फेमस पोएट्स। एग्जैक्टली। 50s के दशक से, जब से वो गोल्डन एरा जो कहते हैं, जी तब से लेके आज तक ये जो गीतकार होता है, पोएट जो होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता जी जी है। बट आपको क्या लगता है करंट सिनेरियो में? जी। आपको तो उस दौर के बारे में भी कुछ मैं जी। याद, कुछ चीज़ें होंगी बिल्कुल आपको बेशक, बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में भी क्या 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 डिफरेंस आप पाते हैं दो जनरेशन, ये इस जनरेशन के बीच में? यकीनी तौर पर जैसे जैसे दौर बदलता है वैसे वैसे डिमांड्स भी चेंज होती जाती हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होती हैं। एक दौर था जहाँ पर शायरी जो थी वो मुश्किल तरीन शायरी भी लोग समझ लेते थे बआसानी से। जहाँ पर राइटर्स जो थे वो किसी अपने वर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते थे। जूँ का तूँ कंपोज़र उनको बनाकर देता था, क्योंकि वो हर कंपोज़र खुद समझता था शायरी और राइटर खुद समझते थे। मुश्किल तरीन फ़ारसी के कई अल्फाज ऐसे हैं, जैसे मुझे याद है एक फ़िल्म का गाना था, मैं कुछ अर्सा पहले वो सुना भी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि आज के दौर में अगर इस तरह का कोई राइटर होता तो शायद लोग उसे सुनना पसंद करते या कंपोज़र बनाना पसंद करता। कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल वो नहीं था कि बाद मुद्दत के वो घड़ी आई है। ये एक फ़िल्म जहाँ आरा का फ़िल्म शायद गाना है। वो बड़ी मुश्किल तरीन उसके अंदर शायरी की है और बड़ा बखूबी निभाया है कंपोज़र ने। तो वो सब तो खैर लेजेंड लोग हैं, मैं उनके ताल्लुक़ से क्या कहूँ। मैं तो बहुत छोटा सा एक अभी तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म की हैसियत से जो चीज़ें समझता हूँ वही चीज़ें कहता भी हूँ। रही बात कामयाबी और नाकामी, तो ये आज का सिनारियो या आज का वो जो कामयाबी का क्राइटेरिया है, मेरे नज़दीक वो बदल चुका है। हाँ। अब लोगों को सोशल मीडिया है, आप लोगों के पास, आज आप लोगों के पास अखबारात हैं, सब कुछ है। उस ज़माने में एक दौर था जहाँ पर रेडियो पे गाना बजता था। मेरे बचपन में मैं ट्रांजिस्टर लेकर सोता था। बचपन में बहुत छोटा था उस वक्त, तो वो ट्रांजिस्टर पे नाम सुन के बड़ा खुश होता था कि अरे ये फलाने राइटर ने लिखा हुआ है, या उनके नाम सुन के तो वो उस लिहाज से जाने जाते थे कि रेडियो पे उनके नाम आ रहे हैं, या संगीतकार, गीतकार, नगमा निगार वगैरह वगैरह जो होते थे। तो उनकी वो दौर में उनके लिए वो एक माध्यम था जहाँ पर वो लोगों तक पहुँचते थे। उसके बाद टीवी आया, टीवी पे लोगों ने गाने देखने, विजुअली देखने लगे वो चीज़ें, तो लोगों को उस तरह से लोग जानने लगे। उसके बाद जिस तरह वक्त बदलता गया, जैसे रेडियो से हम टीवी पे जब शिफ्ट हुए तो उसमें शायरी भी बदली, संगीत का मिजाज भी बदला।
सिनेमा भी बदला। आज का दौर जो है उसमें कामयाबी एक वक्त ये भी था जहाँ पर ऑटो रिक्शा में जब गाना बज जाता था जो, तो लोग समझते थे कि ये सबसे बड़ा गाना, और यकीनी तौर पर वो एक ऑटो रिक्शा में बजना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ पर लोग ये महसूस करते थे कि आज का ये सबसे बड़ा हिट गाना है और बड़ा मशहूर फिल्म हो रही है और हिट फिल्मों का वो है। लोग इस तरह से, उसका एक पैमाना था जिस तरह लोग चेक करते थे। मैंने खुद ये चीज़ें पर्सनली महसूस की है। और आज के दौर में तो खैर वक्त के साथ वो सारी चीज़ें ये कहूँ कि बेतरतीब तो नहीं कह सकता उसे, लेकिन ये है कि सब फैली हुई है। आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, आप टीवी से भी जुड़े हुए हैं, और टीवी चैनल्स भी ऐसे हैं कि मतलब इतने सारे कि आप कौन सा देखें कौन सा ना देखें। उसमें रियलिटी शो भी है, आप सिनेमा जाना पसंद करते हैं नहीं करते हैं, आपके पास अभी एक वेब सीरीज़ चलती है, उसे क्या कहते हैं वो सब, वो भी एक अलग चीज़ें आ गई हैं। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप अपने आप को कामयाब करें। इसीलिए लोग चाहते हैं कि झटके से एक बड़ी फिल्म मिल जाए जहां मैं हर माध्यम से जाना जाऊं और तो अपने आप को कामयाब कह सकूं। ऐसा नहीं है। आप जो भी करें अच्छा करें, अगर आप लोगों तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने आप को कामयाब समझने में कोई उसमें वो नहीं है। जी अय्यर भाई, आप इतने बड़े घराने से आते हैं, जी। क्या पहले से ही कुछ जहन में था कि मुझे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ करना है, या फिर प्रेशर था कुछ कि मतलब अभी जो आपके जो वालिद थे उनके जी। साथ बैठना उठना, वो जो कर रहे हैं उसे सीखना जी समझना, जी। क्या एक्सपेक्टेशंस घर वालों को भी थे या आपको उसी उस पे चलना था, वैसे कुछ चीज़ें थी? हाँ नहीं, ये मैं अगर ये कहूँ कि मुझे इंडस्ट्री से जुड़ना नहीं था तो ये झूठ है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत अपने आप से honest आप नहीं, मैं झूठ कह रहा हूँ, ये हो गया। मुझे इंडस्ट्री पहले से बड़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में वालिद साहब के साथ स्टूडियो जाना हाँ, और रिकॉर्डिंग कैसे होती है, उस दौर में बड़े अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर जो बड़े थे उनके साथ बैठना, वो क्या बातें करते हैं, म्यूज़िक कैसे बनाते हैं, वो बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। और वालिद साहब ने ऑफ कोर्स इतनी सारी फिल्में की हुई हैं, नगमा निगारी की है उन्होंने। तो अंदर कहीं ना कहीं एक वो था कि एक दिन ज़रूर मैं भी कोई फिल्म ज़रूर करूँगा, या उस वो लेवल तो नहीं सोचता बंदा, लेकिन ये सोचता है कि मैं ज़रूर इससे जुड़ जाऊँगा। तो हमेशा से रहा है ये कि मैं आज नहीं तो कल जैसे मुझे मौका अच्छा मिलेगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा। और आज ये मौका मुझे मिला है, लोगों ने पसंद किया, मोहब्बतें दी बहुत, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और आने वाले वक्त में चाहूँगा कि उनकी पूरी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ। जी। तो सिर्फ लिखने में ही आपकी दिलचस्पी थी या कुछ और चीज़ें भी करना इत्तेफाकन कुछ हुई भी है पहले, या सिर्फ इसी में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी? हाँ, ये एक बच्चा जो अगर जिसका जन्म ऐसे घर में हो जहाँ किताबें और कलम और कोरे कागज़ आपके आसपास बिखरे हों, तो ज़ाहिर है कि वो उसके दिल में वही ख़्याल आएगा। उसके अलावा तो मुझे आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी और चीज़ के अंदर कोई काबिलियत है मेरी, और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। और आज मैं यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजों में जाता हूँ, शायरी के हवाले से जब बच्चों से सवाल जवाब होते हैं तो मैं उनसे वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ जो मेरे साथ मेरे बचपन में हुई। मैंने किस तरह लिखना शुरू किया, मेरे साथ क्या मुश्किलात थी, मेरे वालिद साहब ने कैसे मुझे इस चीज़ के लिए गाइड किया। क्योंकि वो आपके माता पिता जो होते हैं वही आपके सबसे अच्छे उस्ताद होते हैं। वही आपको ज़िंदगी में ना सिर्फ चलना सिखाते हैं, बल्कि ज़िंदगी की राहों में आपकी मुश्किलें भी हमवार करते हुए जाते हैं। वो सारा रास्ता बनाते हुए जाते हैं जहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है या आप सही रास्ते पर चलते हैं। तो वो चीज़ें मैं अपने कॉलेज में बच्चों के साथ शेयर भी करता हूँ। उन्हें शायरी के हवाले से बहुत सारी वो बातें जो उन्हें आज 10 साल के बाद समझ आएंगी, मैं कोशिश करता हूँ कि वो उस तरह, क्योंकि सलाहियतमंद लोगों को आप जब तक उजागर नहीं करेंगे, उन्हें लाइमलाइट में नहीं लाएंगे, तब तक उनकी सलाहियत सामने नहीं आएगी। जिसने हम कहते हैं मौका, अगर किसी को मौका ना मिले तो आप उसके काम का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। तो शुरू से ही मुझे ये इस चीज़ में ये रहा है कि मैं
शायरी करूं और कुछ नज़में कहूं और अपनी एक मजमुआ शाये करूं, लोगों में जाना जाऊं। ज़ाहिर है हर बच्चे के ख्वाब होते हैं, इसी तरह मेरा भी ख्वाब, और आने वाले वक्तों में मेरा एक मजमुआ भी आप लोग मंज़र आम पर देखेंगे। तो मेरी कोशिश है कि वो जिस तरह भी अभी मुकम्मल नहीं है, इसमें कई 80 गज़लें हैं और नज़में हैं, और कितने? 80 गज़लें हैं और नज़में हैं, वो मजमुआ है। और वो खुशी है मुझे कि वो नाम भी मेरे वालिद साहब ने रखा हुआ है, ज़िंदगी से वादा है, ज़िंदगी से वादा है। हाँ, तो मेरे चाहने वाले तो नहीं, मेरे मैं सभी को अपना दोस्त कहूँगा, वो आने आने वाले वक्तों में अपनी दुआओं से मुझे नवाज़े, और मेरी कोशिश है कि मैं वो जल्द से जल्द वो मजमुआ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। एयाज भाई, इंडस्ट्री में आना, तो ये आपको लोगों के सामने पेश करना अपने काम के ज़रिए, अपनी एक इम्पोर्टेंस लोगों के सामने दिखाना आपके काम के ज़रिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि दूसरी सब चीज़ें जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में आजकल हमें बहुत कम दिखाई देती है। जो अच्छा करेगा वही बिकेगा, वही उठेगा। लेकिन इस सब के साथ साथ डू यू फाइंड योरसेल्फ, आई मीन, कोई आपके आइडल है जिसको आप देख के, ऑफ कोर्स आपके वालिद साहब तो नहीं, बट इनके अलावा कोई आज के वक्त में आपको लगता है कि नहीं, ये इस तरह से काम करने से और बेहतर चीज़ें हो सकती है इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, इन टर्म्स ऑफ राइटअप्स, जो फिल्म में भी जो आप कर रहे हैं, जी, तो आपको लगता है कि और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इस जनरेशन में, और किसे आप आइडल मानते हैं? देखिए ये बहुत अहम सवाल है आपका, जो क्योंकि जिस तरह से आज शायरी का दौर है, ना सिर्फ फिल्मों में मैं कहूँगा, हाँ, सभी सभी आज आज और ना कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, हर जगह आज शायरी का जो मिजाज है वो बुरी तरह उस पर एक ज़र्ब लगी है। यानी ये कहूँ कि वो उस पर एक बहुत उसका वक्त जो है वो बहुत एक सांस बस मुश्किल से ले रही है, या ये कहूँ। लेकिन उम्मीद ये है कि जब इस तरह की हालात बनते हैं तो वो फिर नई कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ शायरी का वो दौर आ जाता है और लोग उस तरह से लोग पसंद करना शुरू करते हैं। रही आइडल होने की बात, तो आपने सही कहा मेरे वालिद साहब, क्योंकि आइडल आप अपनी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि उसी को मानते हैं जो आप सबसे ज़्यादा जिसके करीब होते हैं। आप किसी को देखकर, उसकी आदतों को देखकर, या उसको उसकी या उसके कलाम को पढ़कर आप उससे अपना पसंदीदा ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन आप उसको अपना आइडल नहीं बना सकते। हाँ, आइडल हो, मेरी ज़ाती राय है ये कि आइडल होने के लिए आपको उसके सिर्फ उसकी खूबियों के अलावा उसकी सारी चीज़ों का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे पसंदीदा अगर शोरा में अगर आप वालिद साहब के अलावा अगर हैं, तो बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ा भी है और करीब से देखा। मजरू साहब मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, कैफ़ी आज़मी साहब हैं, अली सरदार जाफ़री हैं, फिर अज़ीज़ कैसी साहब हैं, और अख्तर उल ईमान तो खैर नज़मों में बहुत नाम है उनका सर का। ये सब लेजेंड लोग हैं, इनको मैंने पढ़ा है बचपन से और बहुत सुना भी है इनको। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दौर में शायरी इनके साथ चली है। ये गुज़रते थे तो शायरी इनके साथ चलती थी। आज का शायर तरह सा एक अलग मिजाज का है। आज शायरी का जो उसके साथ जो बॉन्डिंग है, या मैं ये कहूँ कि शायरी और शायर के साथ में वो चीज़ें अलग अलग हो गई। अयाज भाई, कोई किस्सा याद है आपको, जैसे आपके वालिद के साथ आप कहीं गए हो, या आप देख चुके होंगे कि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती थी उस दौर में भी, और खैर उसी वक्त की बात अगर हम करें, तो कुछ ऐसे कोई याद है आपको, कोई किस्सा जो शेयर करना चाहेंगे? मैं ये आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं कि मेरे वालिद साहब को सही मानों में इंडस्ट्री से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। उनका बड़ा अजीब वाक़या होते हमारे साथ में कि हम किसी पार्टी में जाना होता था तो पहले उनका मिजाज ही ऐसा होता था कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना। बड़े एक सीधे साधे इंसान, उनको इंडस्ट्री के हालात भी पता नहीं थे, उनको मामलात भी पता नहीं थे। उनको सिर्फ ये था कि उनके लिए कोई अगर अच्छी पेशकश है, उन्होंने लिखा, रिकॉर्डिंग में भी जाना पसंद नहीं करते थे। कब वो तो मैं या हमारे भाई साहब अगर हम ज़िद करते थे कि चलिए आज रिकॉर्डिंग है, देखें तो सही जाकर कैसे गाना बन रहा है, कैसे सिंगर गा रहे हैं, तो बड़े वो हम साथ में लेकर उनको चले जाते थे। वरना वो इतनी उनकी खासी कोई इंडस्ट्री से दिलचस्पी भी नहीं थी, और इंडस्ट्री में मेल मिलाप भी उनका कुछ ऐसा वो नहीं था कि बहुत किसी काम मांग रहे हैं किसी से,
या कोई वो लिटरेचर का इतना बड़ा नाम कि उनके लिए इंडस्ट्री जो है वो उनके सामने उनको बहुत छोटी महसूस होती है, क्योंकि उनके लिए ग्लैमर जो है वो ये नहीं है कि आप आज अगर आप ग्लैमर की दुनिया में आकर बड़े बन गए हैं तो आप बहुत बड़े हैं। उनके लिए ये था कि आप किताबों में जिंदा हैं तो आप बड़े हैं। तो ये मामलात उनके साथ थे, और ये हमेशा हम लोगों के बीच में एक थोड़ा सा वो भी होता था कि थोड़ी सी इस तरफ भी झुकाव होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त तक अपने आप को किताबों से जोड़ा रहा और किताबों से जुड़े रहे वो। और उनके मैं उनसे ये चीज़ बड़ी मैंने महसूस की कि आप किताब और किताबों में जब आप जिंदा हैं तो आप सही मानों में बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और लोग आपको बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी नज़में सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं, आपको लोग रोज़ाना याद कर रहे हैं। इंडस्ट्री तो ठीक है, आप अपने लिहाज से उससे बातें करते हैं, उससे डील करते हैं। आपको बनना है तो बन सकते हैं, नहीं बनना है तो यार भाई फाइनली गोइंग बैक टू द रूट्स ऑफ द सॉन्ग जो आप जो कर रहे हैं अभी फिलहाल, उसके बारे में फाइनली हमें एंडिंग में कुछ बता दीजिए हमें ब्रीफ में इस गाने के बारे में, आपकी एसोसिएशन इस गाने के साथ। तेरा ही एहसास, आज मुझे खुशी है लोगों ने पसंद किया इसे, और बहुत सारी अपनी दुआओं से मुझे बहुत सर पे हाथ भी कई लोगों ने रखा कि मुझे बुज़ुर्गों के साथ बहुत अच्छा लगा कि कई फ़ोन करके मुझे बताया उन्होंने कि आप अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, या खुशी होती है, कुछ अच्छा करने की ख्वाहिश है, उसकी शुरुआत है ये। और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ हमारे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने मौका दिया, असल में मुझे इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया कहूँ तो पवन मुरादपुरी साहब। उन्होंने समझिए कि आज जो कुछ अभी जो काम हो रहा है सब उनकी मुनासिबत से ही हो रहा है, सब उनका साथ है, उनकी मोहब्बत है। उन्होंने ही मुझे करेज किया असल में कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कुछ कर सकते हैं, या आपके गाने नगमे जो हैं वो आप हम बनाते हैं तो लोगों को पसंद आएंगे। तो ये जो अंदर से जो उन्होंने फील पैदा किया मेरे अंदर, क्योंकि मैं एक दौर को समझना ज़रा मेरे लिए एक शायर के लिए मुश्किल होता है, वो दौर नहीं, फिल्मी दौर, कि क्या लोगों का मिजाज है, कैसे लिखा जा रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है। तो हमारे वो जो कंपोज़र हैं पवन मुरादपुरी साहब, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे इस तरह गाइडेंस के तौर पर हमेशा करते भी हैं वो। आने वाले वक्तों में हम 2-3 फिल्में कर रहे हैं, 2-3 वीडियो और आ रहे हैं हमारे, और वो उम्मीद करता हूँ वो भी चीज़ें आप लोगों को पसंद आएंगी, और इसी तरह से आप हमें दुआ हमारे लिए करते रहेंगे। On that note, here's wishing you all the very best. थैंक यू सर, थैंक यू।